हेलो एवरीवन, अगर आप भी यहाँ पर हैं कि कैसे भाई अपने सीटेट के एग्जाम में आप तुक्का लगा करके चीजें सही कर सकते हो। और भाई यहाँ पे क्लास में आपको प्रॉपर एक लॉजिकली समझाया जाएगा ना कि किस तरह से आप सीटेट के एग्जाम में तुक्का लगाएं और वो आपका सही भी हो जाए। ठीक है। और ये सीटेट का एग्जाम कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे ज्यादा फैक्चुअल चीजें होती नहीं है कि आपने रटी होंगी तभी आप कर पाओगे। यहाँ पे तुक्का लगाना पॉसिबल हो पाता है बिकॉज यहाँ पे पेडागोजी पूछी जाती है पहली चीज तो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आपका तुक्का काम आता है। ठीक है, अगर आपको कुछ पॉइंट्स जो मैं बताने वाली हूँ इस क्लास में, वो चीजें आप आज से आपके जितने भी 6-7 डेज बचे हुए हैं इसमें अगर आप इन चीजों को फोकस करते हैं इन चीजों पर तो बिल्कुल आपका तुक्का भी सही होगा। ठीक है, आप शुरुआत से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो जो कुछ भी है, खैर आप डिप्लोमा वगैरह करके आए हैं इसका मतलब आपको ऊपर ऊपर चीजें पता रहती है काफी हद तक। ठीक है, जो भी आपका लाइक सीडीपी जो कि नया सब्जेक्ट होता है, अगर आपने बीए वगैरह में नहीं किया हुआ है तो उसकी समझ आप में होती है। बस यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कि क्या और कितना आप पढ़ लें कि आपके एग्जाम क्लियर हो जाए। भाई हमें यहाँ मास्टरी नहीं करनी है, कोई हमें झंडा नहीं गाड़ना है। ठीक है, और ओवरऑल हमारा पर्पस है कि हम अपने एग्जाम में 90 मार्क्स से 82 मार्क्स लेकर के आ जाए और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए ना, ताकि जो भी वैकेंसीज में आने वाली है उसमें हम एलिजिबल हो जाए उसके लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कुछ 4 से 5 तरीके जो कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। इन्हें अगर आज से आप फॉलो करते हो तो बिल्कुल आपका एग्जाम क्वालिफाई भी होगा। ठीक है, और भाई अभी अब इतने दिनों में सिर्फ क्वालिफाई ही कर लीजिए आप, दैट विल बी इनफ, और वही बेहतर भी होगा आपके लिए। ठीक है, और लास्ट टाइम का रेशियो क्या रहा है, जो 7 जुलाई का आपका एग्जाम हुआ था, अच्छा खासा टाइम मिला था लोगों को, स्टिल भाई यहाँ पे जो पासिंग रेशियो था ना बहुत ही कम था। समझ रहे हैं, यानी कि 100% में अगर देखा जाए तो 18% लोग ही सिर्फ प्राइमरी में क्वालिफाई हुए थे। समझ रहे थे, 16% हुए थे प्राइमरी में और 18% हुए थे जूनियर में। तो ये परसेंटेज आपको काफी कुछ याद दिलाता है और इस वजह से आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, चीजों को समझ के जाइए। ठीक है, आधा अधूरा देखेंगे तो फिर आपके लिए गड़बड़ है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आप देख रहे हो कि क्या क्या चीजें आपको कुछ 6 टिप्स जो मैंने दिए हुए हैं। पहली चीज, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए कि भाई सिर्फ यही टॉपिक अब हमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। कोई दिखा रहा है स्टिल नहीं जाना चाहिए, आपका दिमाग सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे जाना चाहिए और यहीं से आपकी पेडागोजी सीडीपी की जो है वो कवर अप हो जाएगी। ठीक है, अब वो कौन से टॉपिक है समझ लीजिए। वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग, भाई लगभग 5 मार्क्स का यहाँ से आपको पूछा जाता है। ठीक है, लगभग 5 से 6 नंबर आपके इन्हीं 3 टॉपिक से कवर अप हो जाएंगे और इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइए। और इसको पढ़ने के लिए कहीं भटकना भी नहीं है, यहीं पे मैंने आपको सारी थ्योरी जो सीडीपी है उसकी कराई हुई है वीडियो में भी, और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करी है टेलीग्राम पे, तो बिल्कुल जाइए। ठीक है, प्री एक्सप्लोर नाम से लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए, पहले वीडियोस को देखिए 2x पे लगा के जल्दी से जल्दी, अगर कोई भी डाउट है तो। ठीक है, उसके बाद नोट्स जाकर की चीजें आप पढ़ सकते हो। सो ये चीज हो गई। उसके बाद हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जहां पे उन्होंने 8 तरह की बुद्धि के बारे में बताया हुआ है। चिंतन में स्पेशली आपको अपसारी और अभिसारी चिंतन पढ़ना है। इतने से ही आपका क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। ठीक है, लगभग 3 से 4 नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ एफएस 2022। अभी जो रिसेंट का फाउंडेशनल स्टेज जो कि आपके प्राइमरी बोल रही हूँ मैं, जो आपकी ये क्या बाल वाटिका भी शुरू हुआ है, राइट, जहाँ पे बच्चे आंगनवाड़ी में जाकर के पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो एफएस यानी कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए आपका एनसीएफ बना था, अभी वहां से भी एक क्वेश्चन अभी रिसेंट के एग्जाम में आपसे पूछा गया था, सीटेट का जो हुआ था। तो ये चीज भी आपको समझना जरूरी है, नहीं पढ़ा है तो इसकी क्लास में लाने वाली हूँ आपके लिए। ठीक है, सामाजिकरण, अभिप्रेरणा और अधिगम, यहाँ से भी लगभग 5 से 6 नंबर का पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, सामाजिकरण हो गया, अभिप्रेरणा 2 तरीके के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है आंतरिक और एक बाह्य होता है। अब आंतरिक अच्छा होता है या बाह्य, ये टैग वर्ड है आपके लिए। आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा अच्छी होती है, बाह्य अभिप्रेरणा कभी भी अच्छी नहीं होती है। आंतरिक यानी कि जहां पे बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए चीजें कर रहा होता है, बाह्य जहां पे बच्चा बाहरी चीजों के उसमें आकर के प्रभाव में आकर के चीजें फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है। अधिगम की बात करते हैं, लर्निंग, तो लर्निंग भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग कैसी प्रोसेस है भाई, लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया है और लर्निंग विकास की भी प्रक्रिया है। अगर आप कुछ सीखते हो तो आपके विकास में, डेवलपमेंट में चीजें एड ऑन होती हैं। समझ रहे हैं, और अधिगम भाई जीवन पर्यंत कर सकते हैं, करते रहते हैं, उसी को हम विकास कह देते हैं। वृद्धि और विकास क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, विकास के डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्फेलोपोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया। ठीक है,
रैखिक होता है या स्पाइरल होता है विकास, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से पूछ लिया जाता है ना। और आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच का डिफरेंस भाई, जिसे हम नर्चर और एक तरीके से इसके नाम से जानते हैं, वैसे नर्चर कहते हैं वैसे नेचर कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, आकलन क्या है, CCE क्या है, भाई यहाँ पर भी आपको 5 से 6 नंबर फॉर श्योर देखने को मिलेंगे। और साथ में एक और नाम ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखना रह गया है, जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या है, ये चीजें भी आपको पता होंगी। भाई मैंने सारी ही चीजें डिटेल में पढ़ाई हुई है, नोट्स वगैरह सब आपको मिल चुका है, तो आप बिल्कुल कंप्लीट करके जाइए। और समावेशी शिक्षा लगभग 3 नंबर मान के चले, ठीक है। तो ये इतने भी टॉपिक अगर आप आज से कर लेते हो ना कंप्लीट, सिर्फ आपको सुनना है और नोट्स मैंने आपको दी हुई है, तो उसके लिए भटकने की भी जरूरत नहीं है ना, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट था भाई टैग वर्ड्स, ठीक है। अगर हम टैग वर्ड्स की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये निगेटिव भी होते हैं। अब ये दोनों ही पॉजिटिव निगेटिव आपको पता होना चाहिए, बिकॉज भाई आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दोनों तरह से पूछ लिए जाते हैं, कभी वो आपसे पॉजिटिव आंसर पूछता है, कभी वो आपसे निगेटिव आंसर पूछता है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। निगेटिव टैग वर्ड्स की बात करते हैं तो भाई जैसे कि पैसिव होता है ना, बच्चा जहाँ पे निष्क्रिय होता है, अगर क्लास में टीचर आएगा और वो व्याख्यान देने लग जाएगा ना, लेक्चर देने लग जाएगा, तो बच्चे निष्क्रिय रूप से बैठे रहेंगे, उनका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, ठीक है, सो जाएंगे बच्चे। तो इसे ही कहते हैं पैसिव, यानी कि निष्क्रिय होकर के बच्चे क्लास में बैठे हैं, टीचर आया, बुक ओपन किया, पढ़ाया, चला गया, बच्चे को कोई भूमिका ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रिस्पॉन्स सेट, यानी कि जब बच्चे के पास किसी क्वेश्चन के कुछ लिमिटेड आंसर्स होते हैं और उन्हीं में से निकाल के भाई बच्चे ने अपना आंसर दे दिया, खत्म काम, उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। फंक्शनल फिक्सनेस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोटा सा मैं देती हूँ, गेट को खोल करके ओपन करके रखना है, ठीक है, और उसके लिए स्टॉपर का इस्तेमाल ना करके अगर बच्चा कोई और तरीका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो फंक्शनल फिक्सनेस उसमें नहीं है। जो बच्चा, जिस बच्चे में ये फंक्शनल फिक्सनेस पाई जाती है वो हमेशा निगेटिव होगा, यानी कि वो गेट को रोक के रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टॉपर का इस्तेमाल करेगा, इतना ही सोच पाएगा, उससे आगे वो नहीं सोच पाता है ना। और जो बच्चे स्टॉपर का इस्तेमाल ना करके अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम थोड़ा सा शैतान बच्चे भी बोलते हैं, लेकिन वो बच्चे एक तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अलग तरीके से चीजें करते हैं, ठीक है। और जब हम उनको एक सही डायरेक्शन देते जाते हैं तो वो भाई बुद्धि सही डायरेक्शन में उनका दिमाग लगेगा और चीजें वो बेहतर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस कभी भी अच्छा नहीं होता है, काफी ज्यादा निगेटिव है। रिस्पॉन्स सेट भी निगेटिव है, पैसिव रहना भी निगेटिव है। फेल हो जाना, अगर बच्चा भाई क्लास में फेल हो गया है ना, तो अब बच्चे की गलती नहीं है, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, पूरा का पूरा जो तंत्र है, सिस्टम है, वो फेल हुआ है, ना कि सिर्फ बच्चा, ठीक है। और अगर बच्चा फेल हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए पहली चीज तो आपको कारण का पता लगाना है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं निदान करना, ठीक है। निदान करिए पहले आप, कारण का तो पता लगाइए, आखिर बच्चा क्यों फेल हो गया है, उसके बाद उसको रेमेडियल क्लास दीजिए, उपचारात्मक शिक्षा दीजिए। पहला काम निदान करेंगे, निदान के बाद होता है उपचार। अगर बच्चा फेल हुआ है तो बच्चे की गलती नहीं है। दूसरी चीज, अगर फेल हुआ है तो उसके कारण का पता लगाइए और उसे कहते हैं निदान करना, ठीक है। डायग्नोज करिए, उसके बाद उसका उपचार करिए, ठीक है। रेमेडियल क्लासेस आपको देनी है। अगला क्या है, सेग्रीगेशन, बच्चे को अलग करके रखना। मान लीजिए कोई बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है आपकी क्लास में, तो उसको क्या करेंगे, अलग बिठा देंगे, नहीं। या फिर कोई बच्चा बड़े ही पिछले बैकग्राउंड से आ रहा है और कारण कोई भी हो सकता है, उसको अलग बिठाने का, बहुत वीक हो सकता है, या फिर अलग अदर बच्चों के साथ में घुल मिल, लाइक बच्चे उसको अपने साथ नहीं करना चाहते हैं तो आपने उसको अलग बिठा दिया, तो ये भी गलत है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और लेबलिंग, भाई बच्चों को आपने लेबल करते हुए देखा होगा ना, टीचर इवन खुद ऐसा कर देते हैं कि बच्चे कुछ जो कि बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें तो टॉपर कह के बुलाएंगे, और जो फेल हो जाते हैं उन्हें फेलियर कह के बुलाते हैं ना। तो इस तरह से उनके रंग रूप, उनकी पोजीशन की बेसिस पे आप उनको लेबल नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है अपने आप में। और डर, तो भाई डर तो बच्चे में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। डर मीन्स टू से कि आपका डर नहीं होना चाहिए कि डर के मारे बच्चा क्लास में मुंह ही ना खोल सके, ठीक है। तो ये चीज भी नहीं होना चाहिए कि डर इतना भी नहीं हो कि बच्चा मुंह ना खोल सके आपके सामने, आपके साथ फ्रेंडली ना रह सके। एक टीचर का
सुगमकर्ता के रूप में यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसके साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, अगला है बिहेवियरिस्ट। भाई जो व्यवहारवादी होते हैं ना, ये हमेशा व्यवहारों को बनाने में, आदतों को बनाने में फोर्स करते हैं। ठीक है, रचनात्मकता इनमें होती नहीं है, तो ये भी अपने आप में काफी निगेटिव है। ग्रेडिंग, रैंकिंग, बच्चों को ग्रेड देना ना, A+, ये गलत है, और रैंकिंग कर देना वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाता है ना। तो ये कुछ टैग वर्ड्स हैं जो आप समझ पाए होंगे। अब पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन से होते हैं ना, जैसे कि इंट्यूटिव गेसेस। अब बच्चा जो है ना कुछ गेसेस अगर कर पा रहा है तो ये हेल्प किस में करता है, ये पॉजिटिव है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। और हेल्प करता है क्रिटिकल थिंकिंग में। जब बच्चा समालोचनात्मक विचार कर रहा होता है तो उसको डेवलप करने में और उसको और सुसाधित करने में बेनिफिशियल होता है इंट्यूटिव गेसेस। ठीक है, गेसेस अगर वो कर पा रहा है, मल्टीपल आंसर्स, मतलब उसका दिमाग चल रहा है, वो सोच सकता है इस हद तक। ठीक है, तभी तो वो गैस कर रहा है ना, दिमाग ही नहीं चलेगा, सोच ही नहीं पाएगा तो वो गेस क्या करेगा। ठीक है, तो मतलब ये अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। एरर्स, अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो गलतियां करना प्रोग्रेस की निशानी होती है। भाई कहते हैं नो स्टडी नो, क्या बोलते हैं भाई, कोई अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ना ही किसी तरीके की आप पढ़ाई करोगे, ना ही कोई डाउट्स आते हैं। नो स्टडी नो डाउट। ठीक है, और जितनी आप पढ़ाई करोगे और गलतियां करते जाओगे, सीखते जाते हैं, और गलतियां उन्हीं से होती हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं ना, ये चीज आपको पता ही है। तो भाई गलतियां करना अच्छा है, और गलतियों को आप ऐसा नहीं है कि बच्चे को इतना बढ़िया आप पनिशमेंट दे दीजिए कि वो करने से ही डर जाए, गलतियां तो होंगी ही नहीं, फिर ना करेगा ही नहीं वो। क्रिएटिविटी, भाई रचनात्मकता अपने आप में अच्छा वर्ड है, और क्रिएटिव बच्चा उन्हें कह सकते हैं जिनमें फ्लुएंसी होती है, ओरिजिनलिटी देखने को, नवीनता देखने को मिलती है। ठीक है, उनके थॉट्स में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक क्रिएटिव स्टाइल के अंदर दिखने को मिलती है ना। और क्रिएटिव स्टाइल आपका एक तरीके से देखा जाए तो आप सारी सोच वाला होता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकर होता है। क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था, क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक सोच क्या होती है, जो किसी भी पक्ष के पॉजिटिव निगेटिव हर पक्ष के बारे में विचार रखता है। और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने का काम कौन करता है, यानी कि उसको सुसाधित करता है इंट्यूटिव गेसेस जो होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बच्चे को प्रॉपर एक्टिव रखता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था पैसिव ना, पैसिव कब रहेगा, जब आप लेक्चर दोगे, जब आप बच्चे को चीजों को समझा करके पढ़ाओगे, क्लास में एक्टिविटी के बेसिस पे पढ़ाओगे, तो वो हमेशा एक्टिव रहता है। एंजॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों को मजा आएगा जब आप उनको एक्टिविटी के बेसिस पढ़ाते हो ना। तो ये कुछ टैग वर्ड्स हैं, आई होप समझ पाए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाइए भाई। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कर पाओगे, वो भी पेडागोजी वाले स्पेशली। और यहाँ पे मैंने कुछ कठिन शब्द लिखे हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए और आप आराम से इजीली इनके साथ टैकल कर पाओगे ना। जैसे टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच होता है ना भाई, टॉप से नीचे की तरफ जाना। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है भाई, छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, आपने भी नोटिस किया होगा कि शुरुआत में उन्हें पोयम्स आने लग जाती है, उन्हें कहा अगर नहीं पता होता, उन्हें आ ई नहीं पता होता है, अल्फाबेट्स नहीं पता होते इंग्लिश हिंदी के, लेकिन उन्हें पोयम्स आ जाती हैं। ठीक है, और पहले वो समग्र रूप में चीजों को सीखते हैं। ठीक है, कंप्रिहेंसिव वे में सीखते हैं, हॉलिस्टिक वे में चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि पहले वो पोयम बताना सीख गए, कहानियां बोलना सीख गए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वो अक्षर की तरफ आते हैं, यानी कि ध्वनियां सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वर्ड्स को बोलना सीखेंगे, फिर लिखना सीखेंगे ना, इस तरीके से वो नीचे की तरफ आते जाते हैं। तो ये जो टॉप डाउन अप्रोच है ये अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है, और एक तरीके से पॉजिटिव ही है, ये मान के चलेंगे ना। इसका मतलब क्या है ये आप समझ पाए होंगे। और जो बॉटम डाउन अप्रोच है ये काफी हद तक निगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोड लर्निंग को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा होता है। ठीक है, रोड लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा होता है ना। कैसे, अब यहाँ पे जैसे कि बॉटम डाउन अप्रोच हो गया ना, मतलब पहले के बच्चे को अल्फाबेट सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद वो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा ही पूरा होता है। जैसे टॉप डाउन में कहानी से अक्षर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे अक्षर से कहानी की तरफ बढ़ेगा ना, जस्ट अपोजिट। तो ये निगेटिव हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण क्या होता है ना, मानकीकृत शिक्षा। भाई मानकीकृत शिक्षा, मान लीजिए एक ऐसी क्लासरूम है जिसे हम इंक्लूसिव क्लासरूम कह रहे हैं ना, समावेशी शिक्षा। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हर एबिलिटी के बच्चा देखने को मिलेगा, मेंटल एबिलिटी से डिफरेंसेस हो या फिजिकल एबिलिटी हो या बैकग्राउंड हो, हर तरह से डिफरेंट बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। अब वहां पे अगर आप मानकीकृत वे में चलोगे ना, फ्लेक्सिबिलिटी अपने बिहेवियर में नहीं रखोगे तो गड़बड़ है, और वो अच्छी चीज फिर नहीं होगी। फिर आप समावेशन कैसा कर रहे हो ना, तो यहाँ पे मानकीकरण का मतलब जैसे कि आपका एग्जाम
सीरेट के एग्जाम दे रहे हो ना, वो मानकीकृत है, हर एक के लिए इक्वल है, हर एक को एक ही पेपर दिया जाता है एक तरह का, और उनको वही पेपर करना होता है। तो मानकीकृत जैसे हाई स्कूल, इंटर, ये सब एग्जामिनेशन होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन इनमें देखने को मिलता है, मानकीकरण देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका इंक्रीमेंटल व्यू, ठीक है। इंक्रीमेंटल व्यू का भाई अपने नाम से क्लियर है, इंक्रीमेंटल, जहां पे ऐसी विचारधारा जहां पे बच्चे के विचार में ये हो कि भाई हम कर सकते हैं, अभी क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं ना। जैसे कि आप में से कुछ लोग हो इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके अंदर भी इंक्रीमेंटल व्यू है कि हम भाई इन 5-6 दिनों में भी काफी कुछ कर पाएंगे, और करने जैसा है भी भाई, सीरेट के एग्जाम में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी विचारधारा के लोग को हम इंक्रीमेंटल व्यू वाला कह सकते हो। इसी का जस्ट अपोजिट होता है एंटिटी व्यू। एंटिटी व्यू यानी कि जहां पे ऐसे विचार रखना कि बच्चे का ये मानना होता है ना कि भाई अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, हमसे हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे विचार रखता है बच्चे, मतलब कि उसे हम एंटिटी व्यू वाला बोलेंगे, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होता है, निगेटिव मान के चलेंगे। ये पॉजिटिव है और ये अपने आप में निगेटिव हो जाता है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स, अच्छा डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड यानी कि विभेदीकरण। अब विभेदीकरण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए क्लासरूम है जहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी हो रखी है, और वहाँ पे हम व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी वाला है तो उसको कुछ थोड़ा सा हमने उसके लिए अपने बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी रख ली। जो बिल्कुल बढ़िया बच्चा है, मतलब उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएटिव बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसके लिए अलग तरीके से हमने उसको ट्रीट किया। तो इसी को कहते हैं डिफरेंशिएटेड, और ये बहुत पॉजिटिव है, ये अपने आप में पॉजिटिव है। ऊपर वाला स्टैंडर्डाइजेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन समझ पाए होंगे, ये अच्छा होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यानी कि बच्चे जो जब क्लासरूम में आते हैं ना, तो कुछ अपने वैकल्पिक विचार ले करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस उन्हें स्कूल भेज दिया गया, बिल्कुल वो प्रॉपर घर से चीजें, अपने विचार, अपनी भाषा, अपनी थॉट्स, हर एक चीज लेकर के ही आते हैं, और इस तरह से उसे हम कहते हैं वैकल्पिक विचार, जो कि जिसका सम्मान टीचर को करना चाहिए क्लासरूम में, ठीक है, उसे पार्टिसिपेट क्लास में करना चाहिए। डीकॉन्टेक्स्ट यानी कि असंदर्भित तरीके से पढ़ाना, मतलब बच्चे को हम अमेरिका, न्यूयॉर्क और वहाँ की चीज़ें बता रहे हैं, उसके आसपास की चीज़ों के साथ उसको कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं ना, जहाँ वो खुद है और वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है। हमें वो चीज़ें क्लास में इंक्लूड करनी है जो बच्चा देख रहा है, सुन रहा है अपने आसपास, ठीक है, ना कि ऐसी चीज़ों को जो उसने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, ठीक है, और उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ये नहीं करना है, कॉन्टेक्स्ट में रह करके ही पढ़ाना है आपको, ठीक है। और मिसकॉन्सेप्शन यानी कि ऐसी चीज़ें कि अगर बच्चा है, स्कूल आया हुआ है और उसने कुछ ऐसी चीज़ों को दिमाग में रखा है जो मान लीजिए कि कुछ गलत कॉन्सेप्ट उसने दिमाग में रख लिए ना, तो भाई उसको हम गलत तरीके से नहीं देखेंगे, उस चीज़ को करेक्ट करेंगे और वहाँ पे चीज़ों को भाई अच्छे तरीके से हैंडल करके चीज़ों को सिखाना है बच्चों को, ना कि उनके मिसकॉन्सेप्ट जो भी हैं उनको। भाई इसका मतलब क्या है, बच्चा सीखना चाहता है, वो सीख करके आया हुआ है कुछ ना, ऐसा तो ब्लैंक स्लेट तो नहीं है, तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई ना। अगर कॉन्सेप्ट कुछ है इधर उधर तो उसको समझाएंगे चीज़ों को, ठीक है। मास्टरी ओरिएंटेड क्या होता है भाई, और परफॉर्मेंस, ये दोनों अपने आप में एक दूसरे के नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाते हैं ना। जैसे कि मास्टरी ओरिएंटेड यानी कि जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा होता है ना, ताकि वो बेहतर, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा होता है ना। मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स होते हैं, मतलब वो बेहतर से बेहतर करना चाहता है बिकॉज उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में ना। और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यानी कि वो सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि क्लासरूम में 10 बच्चे हैं और भाई उनको फर्स्ट आना है क्लास में, ठीक है। उनको अगर इस बारी फर्स्ट आ गए तो टीचर से भाई प्राइज मिलने वाला है, साथ में घर वाले भी कुछ ना कुछ देने वाले हैं ना। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। और आई होप ये सेशन इतना आप समझ पाए होंगे ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स क्या हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जैसे कि अभी और भी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं आपके ना, इन 3 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ आपके फ्री के नंबर देके जाते हैं, ठीक है। 30 नंबर, लैंग्वेज 1 में भी 2 होते हैं, लैंग्वेज 2 में भी 2 होता है, ठीक है। और पैराग्राफ सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैराग्राफ से अपने आंसर्स निकालिए, ठीक है। और लैंग्वेज 2 के लिए
जैसे लैंग्वेज 1 आपने हिंदी मान लीजिए ली है तो वो आप इजिली कर पाते हो। लैंग्वेज 2 जो कि वहाँ पे दिक्कत होती है ना, और आपको बहुत बारी मैंने बताया हुआ है कि वहाँ की जो पेडागोजी होती है वो सेम होती है। लैंग्वेज 2 में जो 2 लैंग्वेजेस होती हैं उनकी पेडागोजी सेम होती है, तो आप देख सकते हो जाकर के दूसरे लैंग्वेज में इजिली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे ना, और इस तरह से आपका स्कोर बेहतर हो पाएगा। और ये 60 नंबर भैया फ्री के होते हैं, तो इन्हें तो कंफर्म ही कर लो, ठीक है। और इतने में से आप इजिली अदर 3 सब्जेक्ट से स्कोर कर पाओगे, 30 नंबर तो ला ही सकते हो ना। तो ये रहा सेशन, आई होप चीजें आपके लिए हेल्पफुल रही हो। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।